हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे सरकारी नौकरी के संबंध में और उन कैंडिडेट के संबंध में जिनके ऊपर एफआईआर है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या वह लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं लेकिन उस दौरान उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, फिर विभागीय कार्रवाई बैठ जाती है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर है, किसी ने उनको झूठा फंसाया है और वह सरकारी नौकरी में लग गए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका होना बाकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके समाधान बताऊंगा, उनसे संबंधित कानून बताऊंगा, साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं वो बताऊंगा, जिससे एक तरीके से आपको उन चीज़ों का समाधान मिल सके कि अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आपकी नौकरी बची रहे, या अगर आप नौकरी में जा रहे हैं तो उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सभी चीज़ें आज मैं बेसिकली इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, 360 डिग्री में बताऊंगा। पहले मैं कानूनी सिद्धांतों की बात करूंगा, उसके बाद में वह कौन सा आधार है जिनके आधार पर जो आपको नियुक्त कर रहा है, जो डिपार्टमेंट आपको नौकरी दे रहा है, वह है आपको बाहर कर सकता है। उसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करूंगा। उसके बाद में समाधान की बात करूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर को ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। यह लेक्चर आज है एफआईआर और सरकारी नौकरी के ऊपर, ठीक है। यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं और एफआईआर हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा जो तरीका है उसी प्रकार मैं पढ़ाऊंगा, यानी मैं हर लेक्चर को 2-3 पार्ट में लेकर चलता हूँ ताकि एक एनिमेशन आपके दिमाग में चलने लगे, एक चित्र आपके दिमाग में चलने लगे, आपको कुछ याद करने की आवश्यकता ना पड़े और कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वो सभी चीज़ें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बेसिकली कौन से कानूनी सिद्धांत हैं जो इस संबंध में हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो जाती है तो उसकी आगे क्या प्रभाव होते हैं, उसके आगे क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके बारे में बेसिकली जो पहला कानून में सिद्धांत आता है वो आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी निर्दोषता की अवधारणा। निर्दोषता की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जब तक उसको कोर्ट द्वारा, निर्दोषता की धारणा का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जब तक कोर्ट उसे दोषी नहीं ठहरा देता, कोर्ट उसे दोषी नहीं ठहरा देता तब तक वह निर्दोष है, तब तक वह निर्दोष है। यानी जब तक कोर्ट दोषी नहीं ठहराएगा किसी को, वह तब तक निर्दोष है। और निर्दोष से यहाँ तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर हो, चाहे किसी प्रकार के एफआईआर हो, अगर वह निर्दोष है, ठीक है, निर्दोष है तो इसका मतलब है कि उसके प्रभाव क्या होंगे, या कह सकते हैं आप कि निर्दोष से 2 तरीके से हो सकता है। या तो बाइज्जत, आपने देखा होगा कि बाइज्जत बरी किया जाता है या बरी होता है, सिंपल। अब यहाँ पर जब तक उसके ऊपर मामला चल रहा है वह निर्दोष है, यह बात है। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, या तो उसको बरी किया जाएगा, ठीक है, या तो उसको बरी किया जाएगा या उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। अब बाइज्जत बरी और बरी, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। बरी का मतलब है कि कोर्ट को यहाँ पर उस व्यक्ति को, निर्दोषता की धारणा की दूसरी बात है कि कोर्ट यहाँ पर उस व्यक्ति को, या अभियोजन कह सकते हैं, अभियोजन पक्ष से जो प्रोसिक्यूशन है वह इस व्यक्ति को बियॉन्ड डाउट क्लियर करेगा, यानी यह साबित करेगा कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, यानी संदेह के दायरे से अलग करेगा इस चीज को। यानी कोई भी सामान्य मानसिक स्तर वाला व्यक्ति, कोई भी सामान्य बौद्धिक स्तर वाला व्यक्ति अगर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को देखेगा तो वही निश्चित तौर पर कह सकेगा कि हाँ, अपराध इसी व्यक्ति ने किया है, ठीक है। तो संदेह से परे अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन साबित करेगा कि अपराध उसी व्यक्ति ने किया है। अगर अभियोजन संदेह से परे, बियॉन्ड द डाउट, इस चीज को क्लियर करने में असमर्थ हो जाता है तो यहां पर कोर्ट को उसे बरी करना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट को उसे बरी करना पड़ेगा। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, बरी और बाइज्जत बरी, यानी एक्विटल और ऑनरेबल एक्विटल, इन दोनों में बेसिकली यहाँ पर जो अंतर बता रहा हूँ है आगे आपको काम आएगा, जो मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा कि क्यों कुछ डिपार्टमेंट एफआईआर होने के बाद, बरी होने के बाद भी नौकरी नहीं देते, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि संदेह से परे प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन को साबित करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर वह साबित नहीं कर पाता संदेह से परे कब साबित नहीं कर पाएगा, यानी प्रोसिक्यूशन जो है संदेह से परे कब साबित नहीं कर पाता है, जब गवाह कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी बयान दे रहे हो, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा हो कि यह व्यक्ति जो हमारे सामने है, जो अभियुक्त है, जिसको पेश किया गया है, जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है, उसी ने अपराध किया है या नहीं किया है, यह स्पष्ट ना हो रहा हो, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान हो या सबूतों का अभाव हो, ठीक है,
या गवाह पलट गए हों, तो ऐसे व्यक्ति में, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जो है कोर्ट द्वारा बरी किया जाता, छोड़ा जाता है। इस धारणा के अंतर्गत, निर्दोषता की धारणा के अंतर्गत, यह धारणा कहती है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कंप्लीटली इसी बेस पर है कि हमें किसी इनोसेंट को, निर्दोष को कोई सजा नहीं देनी। तो ये जो मैंने बेसिकली कानून की धारणा बताई, कानून की सिद्धांत बताई है, बरी और बाइज्जत बरी, इसमें इसका मैं जो आगे अब आपको बताने वाला हूं उसमें आपको काम आएगा। बाइज्जत बरी का तात्पर्य होता है कि जो गवाह थे, जो सबूत थे, उनके आधार पर जो कोर्ट ने लास्ट में इन दी एंड जो डिसीजन सुनाया है, उसके आधार पर कोई गुनहगार साबित हुआ है उस अपराध का, और उस अपराध के लिए जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था प्रोसिक्यूशन द्वारा, जिस व्यक्ति को जो है एफआईआर में शामिल किया गया था, और जो व्यक्ति अंत में उस अपराध के लिए वास्तव में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर यह मामला थोपा गया था उसको फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई गवाह नहीं पलटते हैं या सबूत बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और मामला संदेह से परे साबित हो जाता है कि हाँ, यह व्यक्ति निर्दोष है, इसका एफआईआर में वैसे ही नाम है, और जो व्यक्ति दोषी है वह स्पष्ट दोषी है, उसके ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में उस व्यक्ति को फिर बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत बरी का तात्पर्य है कि व्यक्ति उसी स्थिति में आ गया है जिस स्थिति में है एफआईआर होने से पहले में था। यानी एक तरीके से कह सकते हैं ये ऐसी स्थिति में आ गया है कि जैसे इसके ऊपर कभी एफआईआर हुई ही ना हो। बाइज्जत बरी का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है, लेकिन बरी का तात्पर्य ऐसा नहीं होता है जो बाइज्जत बरी का होता है। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। इसलिए कोई बाइज्जत बरी हो जाता है तो चाहे उसके ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर हो, उसको नौकरी में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। किसी प्रकार की एफआईआर हो, कोई नौकरी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। उसको कोई नौकरी से हटा नहीं सकता, बाहर नहीं कर सकता, अगर उसको बाइज्जत बरी कोर्ट द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने सिद्धांत बताया है, यह अब आगे काम आएगा। आगे क्या काम आएगा? आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 10 घंटे पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसको तो इस चैनल पर वीडियो हो देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली हमारे दिन प्रतिदिन में हर जगह काम आता है, और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेसिकली कि जो नियोक्ता होता है और जिसको नियुक्ति दे रहा है, यानी जो एम्प्लॉयर है और जिसको वो है रोजगार दे रहा है, उन दोनों के बीच बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यह जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, यह अपनी शर्तें निर्धारित कर सकता है कि ये कंडीशन होंगी तो आपको मैं नौकरी पर रखूंगा। अगर इन कंडीशन में से कोई भी मैच नहीं करती है तो आपको मैं नौकरी से निकाल सकता हूं। और ये कंडीशन जो शर्तें होती हैं, इनमें बेसिकली मुख्य शर्त होती है एथिकल प्रिंसिपल की। क्यों? जैसे सरकारी नौकरी में लोग जाते हैं तो जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो क्यों एफआईआर हो अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर, तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता। उसका रीजन यही होता है कि स्टेट का बेस जो है, राज्य का जो आधार है वो एथिकल है, प्योर एथिकल है। अब किसी कैंडिडेट के ऊपर मान लीजिए एफआईआर है रेप से संबंधित मामलों में, मर्डर के संबंधित मामलों में, तो यह तो जो है ऐसे अपराध हैं जो राज्य के विरुद्ध अपराध है। जैसे मैंने आईपीसी वाले लेक्चर में बताया था कि कुछ अपराध होते हैं व्यक्ति के विरुद्ध, कुछ होते हैं राज्य के विरुद्ध, कुछ होते हैं समाज के विरुद्ध। जैसे रेप मर्डर जैसे अपराध हैं राज्य और समाज के विरुद्ध हैं। तो ऐसे में जो है ये जो नियोक्ता है, यानी जो एम्प्लॉयर है, जो सरकार है, उसी के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो उसकी फाउंडेशन है, उसके खिलाफ हो जाता है। तो ऐसे में वह एथिकल प्रिंसिपल के आधार पर इसको नियोक्ता जो रोजगार देने से मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। अब आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की क्या जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की क्या जजमेंट है कि एक मामला है अवतार सिंह का, अवतार सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल एफआईआर होना, ठीक है, केवल एफआईआर होना किसी को नौकरी से बाहर रखने का आधार नहीं हो सकता है। नौकरी से बाहर रखने का आधार नहीं हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कुछ अपराध हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध है, ठीक है, कोई सामान्य अपराध है, कोई जमीन का डिस्प्यूट हो गया, कोई सिविल वाद हो गया, कोई व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है, ठीक है, और उसके संबंध में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो जो झगड़े से संबंधित सामान्य धाराएं हैं उनके आधार पर किसी के विरुद्ध एफआईआर है, तो उस एफआईआर के आधार पर किसी को नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता इस जजमेंट के आधार पर। यानी इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मामले की परिस्थितियां देखी जाएंगी, एफआईआर में जो धाराएं दर्ज हैं उनकी गंभीरता को देखा जाएगा, और उसके साथ ही अगर वो कम गंभीर है, ऐसी नहीं है जो बेसिकली स्टेट के जो एथिकल प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात बोल रहा हूँ, मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। यानी आप सामान्य धारणा लगाइए कि जो एथिकल वैल्यू अगर उनके विरुद्ध अपराध नहीं और बिल्कुल सामान्य अपराध है, कोई ज़्यादा संगीन नहीं है, तो ऐसे में भले ही एफआईआर हो उसके आधार पर आपको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। इस मामले में क्या था, अवतार सिंह में यह एक आरपीएफ का
इसमें आरपीएफ में इस व्यक्ति को नौकरी मिली थी और इसने जो है इस बात को छुपाया था कि मेरे ऊपर एफआईआर है। और फिर इसी आधार पर जब बाद में इसकी वेरिफिकेशन हुई, पुलिस वेरिफिकेशन हुई, तो उसमें पता चला कि इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर है, तो उन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया, बाहर कर दिया। तो ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ यह भी निकल कर आती है कि आपको छुपाना नहीं है। अगर आपके ऊपर एफआईआर है, भले ही कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, उसमें धाराएं हो, उसको छुपाना नहीं, उसको बताना है। अब दूसरा मामला जो आता है वो जोगिंदर का आता है। जोगिंदर वर्सेस दिल्ली का एक मामला है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बोला था, यही बात बोली थी कि जो एफआईआर होगी उसका आधार यह नहीं है किसी प्रकार की एफआईआर का कि आप उसको बाहर रख देंगे। अगर बाहर रखते हैं उसको तो यह एक तरीके से अनुचित हो गया, उसके साथ अनुचित व्यवहार हो गया, या आप कह सकते हैं कि यह रूल ऑफ लॉ के खिलाफ चीज़ हो गई। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो सबसे सर्वोच्च शासन हो, विधि का शासन। और विधि का शासन यह है कि किसी के साथ जो मनमानापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, या कह सकते हैं आप जो भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। और आप सिर्फ एफआईआर के आधार पर किसी को बाहर रखते हैं बिना उसकी परिस्थिति को देखे हुए, बिना उसकी धाराओं को देखे हुए, तो ये एक तरीके से अनुचित हो जाएगा। ठीक है, अनुचित हो जाएगा। तो बेसिकली 2 जजमेंट हैं जिसमें बोला है कि एफआईआर की स्थिति को देखनी है, कंडीशन को देखनी है, धाराओं को देखना है। उसके आधार पर जो एम्प्लॉयर है, जो उसको नौकरी दे रहा है, उसको डिसीजन लेना चाहिए कि नौकरी, इसको अपॉइंटमेंट लेटर देना है या नहीं देना है। अब हम आते हैं बेसिकली समाधान के ऊपर कि एफआईआर हो जाती है तो कौन कौन से समाधान हैं जो एक व्यक्ति को करने चाहिए। तो बेसिकली देखिए, जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके दौरान उस पर कोई एफआईआर हो जाती है, ठीक है, अब वो है सरकारी नौकरी में लग जाता है, तो जो वेरिफिकेशन होगा या जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेगा उस टाइम पर उसको एक तरीके से क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट या क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कुछ सबमिट करने होते हैं उस डिपार्टमेंट में। जब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उस डॉक्यूमेंट में उससे यह क्लियर कट पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई लंबित मामला तो नहीं है, या आपके ऊपर कोई पुरानी एफआईआर तो नहीं है। अगर कभी कोई एफआईआर हुई है या नहीं हुई, तो वहां पर सब कुछ आपको क्या बोलना, सच सच बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, छुपाते हैं, वो शानापन ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि इनको कैसे पता चलेगा। वो आपके इलाके में, आपके संबंधित पुलिस स्टेशन में जो आपने डॉक्यूमेंट भरा है उसको भेजते हैं, बाद में उसको वेरीफाई करवाते हैं। वो आप पर भरोसा नहीं करते हैं। कहीं आप जो ईशान पट्टी में मानकर बैठ जाओ कि हमने जो भर दिया वो हम पर भरोसा कर लेंगे, ठीक है, और हम पर भरोसा करके हमको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे और सब कुछ फिर अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। इतनी छोटी सोच मत रखो, इतनी छोटी बुद्धि मत रखो। जो चीज़ आप भरोगे वहाँ पर वो वेरीफाई करने के लिए वो संबंधित जो आपका थाना है, जो आपकी तहसील है, जो आपका संबंधित क्षेत्र का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके पास वो सब भेजते हैं और वहाँ से फिर वेरीफाई चीज़ें होकर आती हैं। और आज के दिन में आधार कार्ड के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर डालते ही सारी डिटेल आ जाती है, तो आपको ज़्यादा शानपत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। जो उसमें पूछा जाए जब आप सबमिट करें फॉर्म को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो वहां पर आपको बिल्कुल सच सच बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं। ठीक है, तो सच सच बताना। दूसरी बात, आपके ऊपर एफआईआर है तो आपको, अगर आपको पता है कि आपने कोई गड़बड़ नहीं किया, आप निर्दोष हैं, ठीक है, आपने कोई अपराध नहीं किया, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको। ठीक, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। वहां पर आपको बाइज्जत बरी होना है। क्या होना, बाइज्जत, जो मैंने यहाँ पर बताई थी, बाइज्जत बरी होना वहां पर। इसके बाद आपको दूसरी बात बताऊं कि आपको ऐसा मामला है जिसमें आप संदेह से परे अपने आप को साबित नहीं कर पाए थे, मैं यह कह सकते हैं कि आपको सिर्फ संदेह से परे साबित न करने के आधार पर कोर्ट द्वारा बरी किया गया और वह मामला गंभीर था। तो ऐसे में आपसे कहूँगा कि आप जो है नौकरी की तैयारी उसकी नौकरी की कंडीशन को पढ़कर करें। उस डिपार्टमेंट की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कुछ डिपार्टमेंट में है कि अगर कोई संदेह से परे के आधार पर या कॉम्प्रोमाइज के आधार पर या गवाह पलट जाते हैं, उस आधार पर बरी हुआ हो कोई व्यक्ति, जो मैंने यहाँ पर शर्तें बताई थी, जो चीज़ें बताई थी, तो हम उसको नियुक्ति नहीं देंगे। अब आप यह नहीं कह सकते उस नौकरी में लगने के बाद कि हमें नियुक्ति दो, हम तो बरी हो गए थे। यहाँ पर आ जाता है फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उनकी कंडीशन है, उनकी शर्तें हैं और वो आपको नियुक्ति देने से मना कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बरी हुए हैं, लेकिन बरी होने का कारण ये है जो चीज़ें मैंने बताई थी, गवाह पलट गए सबूतों के अभाव में, या कह सकते हैं आपकी वो अभियोजन पक्ष संदेह से परे उस चीज़ को साबित नहीं कर पाया, अगर ऐसे मामले में बरी हुए तो नौकरी जिस नौकरी में जा रहे हैं उसमें जाने से पहले उसकी शर्तें पढ़ लीजिए, उसकी कंडीशन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है उसमें अप्लाई कीजिए। अगर बाइज्जत बरी हो गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जजमेंट मैंने बता दी है, बेसिकली इन जजमेंट का आप हवाला दे सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई 3-5 करता है तो आप कोर्ट में जाकर कोर्ट से
परमिशन लेकर कोर्ट ऑर्डर दे देगा, ठीक है, संबंधित डिपार्टमेंट को कि इसकी ज्वाइनिंग करवाइए। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। पहले मैंने कानूनी सिद्धांत के बारे में बताया, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया, उसके बाद मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट हो बताई, फिर मैंने समाधान के बारे में बताया। 360 डिग्री मैंने वीडियो को समझा दिया। मुझे नहीं लगता कोई चीज़ इसमें बची होगी। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और लोग भी देखें और लोगों तक पहुँचे, तो जो भी आपके दिल के करीबी लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट को स्वाइप करेंगे तो एक हाइप का बटन मिलेगा, इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। हाइप का मतलब है कि यह वीडियो आप अन्य लोग भी चाहते हैं कि देखें और आपके अनुसार यह वीडियो उन लोगों के लिए उचित रहेगी। अगर आपने इसको देखा है और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो इसको हाइप कर दीजिए। और साथ में जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो के लिंक मैं उसी चैनल पर अपलोड प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन के कानूनी ज्ञान से संबंधित लिंक आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे और आप जागरूक होते रहेंगे, सशक्त होते रहेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।